अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे एंड यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम इन सम प्रोडक्टिव वे, इन सम बेनिफिशियल वे। तो अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं जहाँ से छोड़ा था वहाँ से। इफ़ यू आर विद मी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर तो आपको पता होगा हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। हमने इस चैप्टर की थॉरो डिस्कशन फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक कर ली है। एंड पे कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स से, एंड से मुराद ये है कि जो एंड पे द ग्रेविटेशनल व्यू ऑफ आइंस्टाइन था, और उससे पहले जो इंटरनेशनल सैटेलाइट का टॉपिक था, दे वर प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक। उनमें आपने काम ये करना है फॉर द नेक्स्ट टाइम, यानी फॉर बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर आपने काम ये करना है कि you have to read those topics thoroughly, you have to read those topics, you have to underline the MCQs, you have to underline the short questions which are possible। जो possible short questions थोड़े बहुत बनते थे, मैंने आपको वो बता दिए थे कि जिस तरह GPS सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था इंटेल सेट क्या होता है, इंटेल सेट किस चीज़ की एब्रीविएशन है, इंटेल सेट को कितने कंट्रीज़ रन कर रहे हैं। अगर वो आप टॉपिक पढ़ें तो आपको उनमें सारे जवाब मिल जाएंगे। फिर जो इंटेल सेट 5 सैटेलाइट है, इंटेल सेट 6 सैटेलाइट जो है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो किस फ्रीक्वेंसी पर रन करती है, उसकी बैंडविड्थ बोले तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी 1000 कॉल्स सुन सकती है और कितने टीवी चैनल्स को चला सकती है। सो ऑल दीज वर द MCQs और द शॉर्ट क्वेश्चंस। MCQs प्रेफरेबली बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था आइंस्टाइन्स व्यू ऑफ ग्रेविटी, उसमें हमने बात की थी कि न्यूटन वॉज फेल्ड टू टेल कि भाई ग्रेविटी किस वजह से एक्ट करती है। न्यूटन ने सिर्फ ये बताया था कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास होगा वो एक दूसरे को खींचेंगे, बट न्यूटन वॉज अनएबल टू सक्सीड। वो ये नहीं बता सका कि भाई दो मैसेज वाले ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट क्यों करते हैं एक दूसरे को। सो जिस चीज़ का जवाब दिया हमें आइंस्टाइन ने, ही सेड दैट स्पेस इज़ लाइक अ रबर शीट, जिसके लिए उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जियोडेसिक्स का। सो आपको डिफरेंस ऑफ न्यूटन एंड आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटी की वजह से स्पेस में मौजूद जो लाइट है इवन वो भी डिस्टॉर्ट होती है, वो भी अपने असल पाथ से बेंड हो जाती है। दोनों ने लाइट की बेंडिंग को एक्सप्लेन किया था विद सर्टेन एंगल ड्यूरिंग द लूनर इक्लिप्स 1919। वो द इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रिटन ऑन द राइट बॉटम ऑफ द बुक, आपकी पेज पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 123 के राइट बॉटम पे लिखा हुआ है। तो अगर तो आप उससे आगे चलें तो वहाँ पे दो एंगल्स मौजूद थे, एंगल ऑफ आइंस्टाइन गिवन था और एंगल ऑफ न्यूटन गिवन नहीं था। मैंने कहा था बाज़ औक़ात एंगल ऑफ न्यूटन पूछ लिया जाता है। मैंने बताया था कि जो एंगल ऑफ न्यूटन है दैट इज़ हाफ ऑफ द एंगल ऑफ आइंस्टाइन। अगर 1.7 था आइंस्टाइन का एंगल तो 0.85 है न्यूटन का एंगल, ठीक है जी। सो दीज वर द डिस्कशंस वी वाइंडेड अप द प्रीवियस लेक्चर, जहाँ पे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर को ख़त्म किया था। ये वो डिस्कशंस थी। आज की जो हमारी बात चलेगी वो पेज नंबर 125 पे एक्सरसाइज को डिस्कस करना। कोशिश करेंगे कि आज के दो लेक्चर्स में, यानी आज के और कल के लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर लें, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर्स और लेके चलें। आज का, कल का और परसों का, इन 3 लेक्चर्स में हम लोग जो वी विल ट्राई टू वाइंड अप द फुल कोर्स ऑफ चैप्टर नंबर 5। पूरा चैप्टर नंबर 5 हम वाइंड अप कर लेंगे इंशाल्लाह। सवाल नंबर 1 पढ़ने लगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को मार्क कर लीजिए, पास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा आ चुका है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इफ़ वन ऑफ दीज इज़ गिवन फॉर अ व्हील ऑफ नॉन रेडियस, हाउ विल यू फाइंड द अदर। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तेज़ी में पढ़ दिया, अब ज़रा इसको सुनिएगा और समझिएगा। कहता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। इफ़ वन ऑफ दीज आर गिवन फॉर अ नॉन रेडियस, हाउ कैन यू फाइंड अनदर। सो सबसे पहले आपने सवाल में करना क्या है, आपने बताना है टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है। मैं आपको बता चुका हूँ, बस 1 मिनट में ज़रा फटाफट से रिवाइज़ करवा देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि दिस इज़ द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। इस वक्त बॉडी इस पॉइंट पे मौजूद है, बॉडी का सेंटर ये है, तो सेंटर से जो फासला है दैट इज़ द रेडियस ऑफ द व्हील।
किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है, मैंने बताया हुआ आपको, और ये भी बताया हुआ है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी असल में सिंपल लीनियर वेलोसिटी को कहते हैं। सो कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है अलोंग द टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल वेलोसिटी। और साथ ही इसके साथ ही आपने ये बताना है कि व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं, ये भी हमने बात डिस्कस की हुई। ओमेगा दैट इज सिंपली गिवन बाय डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। जब दोनों को बता देंगे, दोनों को बताने के बाद आप एक ऐसा रिलेशन बताएंगे जिसमें वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी v और ओमेगा दोनों आते हैं। ये भी हमने प्रूव किया था। फार्मूला है कुछ इस तरह से, v इज इक्वल्स टू, इफ़ यू रिमेंबर दिस फार्मूला, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। मैंने 3 रिलेशन आपको इकट्ठे प्रूव करवाए थे कुछ 5-6 लेक्चर्स पहले, ये शायद ज़्यादा। सो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, दिस वाज द रिलेशन वेयर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी कम्स टुगेदर। अगर आपको ओमेगा गिवन हो और आर गिवन हो तो आप v फाइंड कर सकते हैं, आर गिवन हो साथ v गिवन हो तो यू कैन फाइंड ओमेगा। सो इफ वन ऑफ v और ओमेगा इज गिवन, यू कैन फाइंड द अदर वन फॉर द नॉन रेडियस। ठीक है जी, आपको पहला सवाल खत्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको मार्क कर लिया होगा यकीनन आपने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाई इट मस्ट बी फर्निश्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट if the object is to follow a circular path. Let me show you something. 1 minute, let me show you something. मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ज़रा। So चीज़ मैं आपको ये दिखाने लगा था कि if you have unique notes, then your task is going to be very much simple. If you can see here. सो बच्चों देखिएगा, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन से सेपरेट दे, यहाँ पे आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। यानी कि आपको एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेटली मिल जाएंगे। इफ़ आई टर्न द पेज ओवर, अगर मैं अगले पेज पे जाऊँ, यस दिस वन, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस। सो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस भी मौजूद हैं यहाँ पे, आप एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस भी यहाँ से कर सकते हैं। मैंने जिस तरह एक दफ़ा पहले भी क्लास में जिक्र किया था कि मैं सिर्फ नोट्स की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मैं और भी बहुत सारे नोट्स को फॉलो करता था। अब मैं नोट्स को ज़्यादा फॉलो इसलिए करता हूँ बिकॉज एवरीथिंग इज़ क्लासिफाइड। एवरीथिंग इज़ क्लासिफाइड से मुराद ये है कि इफ़ यू हैव टू सॉल्व MCQs, इफ़ यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर MCQs, तो तकरीबन हर चैप्टर के मोर देन 50 MCQs मौजूद हैं। यानी कि अगर मैं चैप्टर की बात करूँ, चैप्टर नंबर 5 की बात करूँ, तो इन नोट्स में चैप्टर नंबर 5 के 66 MCQs गिवन है विद देयर सोल्यूशंस बोले तो विद देयर की करेक्ट ऑप्शन मौजूद है। फिर इनकी एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं, फिर इनके एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी मौजूद हैं। लेकिन मैं जो आपको क्लास में करवाता हूँ थोड़े से और ज़्यादा होते हैं, तो आपने ये भी करने साथ वो भी करने। इसके अलावा जो अगली बात है जो बड़ी अहम है वो ये इनके लॉन्ग क्वेश्चंस जो मैं आपको करवाता हूँ, देयर इनफ, बट स्टिल इफ़ यू वांट योर पेपर टू बी एक्सेप्शनल तो आप साथ नोट्स वाले भी करेंगे। मज़े की बात, बताने की बात ये है कि इफ़ यू सी द डिफरेंस बिटवीन द पेपर ऑफ एक्सेप्शनल स्टूडेंट एंड द पेपर ऑफ एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट, तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो एक्सेप्शनल बच्चा होता है वो किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ता अनइम्पॉर्टेंट समझ के। एक्सेप्शनल बच्चा और ऑर्डिनरी बच्चा सिर्फ इस जगह पर डिफरेंस खाता है। हो सकता है दोनों में अकल बराबर हो, दोनों की फैसिलिटीज़ बराबर हो, दोनों को जो अल्लाह पाक ने ऑर्गन्स दिए वो बराबर हो, सिर्फ फ़र्क इस जगह पे आती है, फ़र्क इस जगह पे आता है कि केयरलेस है, एक अनइम्पॉर्टेंट समझ के कुछ भी नहीं छोड़ता। ये बात आपको बताने का मकसद ये है कि इफ़ यू थिंक्स कि भाई मैं एडिशनल भी करूँ, मैं एक्सप्रेस के शॉर्ट भी करूँ, मैं वो भी करूँ जो सर ने बताया, तो इसमें सिर्फ आपकी ज़ात का फ़ायदा, इसमें किसी की ज़ात का फ़ायदा नहीं है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। 2016 तक ये एक मिसकॉन्सेप्शन थी, या एक ये कॉन्सेप्शन समझ लें, मिसकॉन्सेप्शन की जगह अगर हम कॉन्सेप्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, ये कॉन्सेप्ट था, ये एक थाट थी, ये सोच थी, ये माना जाता था कि भाई फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो आने ही सिर्फ एक्सरसाइज वाले हैं। तो बच्चे जो है ना सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते थे। टीचर्स बेशक जितना मर्जी खापते रह जाएंगे, बेटा बाकी भी करो, बाकी भी करो, बाकी भी करो, बच्चे बाकी नहीं करते थे। 2017 के एग्ज़ाम में, 2018 के एग्ज़ाम में, 2019 के एग्ज़ाम में क्या होता चला आ रहा है? 2018 के एग्ज़ाम में सिर्फ 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज के थे और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपकी चैप्टर्स के अंदर से थे, थॉरो क्वेश्चन थे। सो दैट्स व्हाई आई एम you can say that focusing or pondering, emphasizing on
द थॉरो क्वेश्चंस, इसलिए मैं थॉरो क्वेश्चंस के ऊपर ज़रा जोर डाल रहा हूँ। सो अब आपने करना क्या है, आप अपने जहन में एक चीज़ बिठा लीजिए। क्या चीज़ बिठा लीजिए? आप अपने जहन में ये चीज़ बिठा लीजिए, आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं, वो मस्ट हैं, करने हैं। आप ये चीज़ भी अपने जहन में बिठा लीजिए कि आपने एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं। आप ये चीज़ भी अपने जहन में बिठा लीजिए कि जो थॉरो क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करवा रहा हूँ आपने वो भी करने हैं, ठीक है। सो बात कुछ लंबी चली गई। वी वर हेयर टू डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करना था। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपेटल फोर्स एंड व्हाई इट मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट हैज़ टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ। कहता है कि भाई डिफाइन करें सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होती है। हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि सपोज कर लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, तो वो फोर्स जो उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने पे मजबूर कर रही है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल फोर्स। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दिया करता हूँ कि जब आपने वो पत्थर के साथ डोर बांध के पत्थर घुमाना शुरू हो गए, अब आप बड़े मज़े से वो पत्थर घुमा रहे हैं, आपके हाथ पे जो फोर्स लग रही है दैट इज एक्चुअली द सेंट्रीपेटल फोर्स। जो आपका हाथ उस बॉल को या उस पत्थर को घुमाने के लिए फोर्स लगा रहा है। कभी करके देखिएगा, डोर के साथ एक पत्थर बांध के घुमाइएगा, आपको महसूस होगा कि आपके हाथ को एक फोर्स लगानी पड़ रही है। आप जितना तेज़ घुमाते जाएंगे आपके हाथ पर लगने वाली फोर्स उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। सो दैट फोर्स विच रिक्वायर्स बाय द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल फोर्स। सो आप पहली बात तो ये करेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स को डिफाइन करेंगे और साथ ही ये बताएंगे भाई सेंट्रीपेटल फोर्स के बगैर बॉडी नहीं घूम सकती। सेंट्रीपेटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर पाथ भी पॉसिबल नहीं है। सर्कुलर पाथ की अगर लाइफ है, सर्कुलर पाथ अगर एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से करता है। सो दिस इज हाउ इट इज़ नेसेसरी फॉर द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। अच्छा, साथ ही आप ये बताएंगे कि लेट्स से अगर आप उस पत्थर को घुमा रहे हैं और इंस्टेंटली अगर वो पत्थर की जो डोर है, जो धागा है, वो टूट जाता है, क्या वो पत्थर सर्कल में घूमता रहेगा? नहीं। उसका धागा टूटने से, वो जो पत्थर आप घुमा रहे थे उसका धागा टूटने से असल में हुआ क्या, सेंट्रीपेटल फोर्स डिस्कनेक्ट हो गई। आप उस पत्थर पे फोर्स किस ज़रिए से लगा रहे थे? उस धागे के ज़रिए से लगा रहे थे जिससे आप उसे घुमा रहे हैं। जब वो धागा टूटेगा व्हाट विल हैपन? द सोर्स ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स इज डिस्कनेक्टेड। वो धागा टूट गया, सेंट्रीपेटल फोर्स अब नहीं लग रही। व्हाट विल हैपन? क्या वो पत्थर वहाँ ही घूमता रहेगा? नहीं, वो पत्थर किसी और डायरेक्शन में स्ट्रेट निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा, वो सामने वाली आंटी के घर जाके गिरेगा। इन दैट सिचुएशन यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो सेंट्रीपेटल फोर्स ख़त्म, सर्कुलर पाथ भी ख़त्म। जब तक सेंट्रीपेटल फोर्स है तब तक सर्कुलर पाथ मौजूद है। गॉट माई पॉइंट? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज मेंट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। सवाल नंबर 3, यस, ये मैं आपको समझाता हूँ ज़रा। सवाल नंबर 3 समझाता हूँ ज़रा मैं आपको। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी डेफिनेशन तो मैं आपको बता चुका था, कहाँ पे लिखी है, इसी के साथ वाले पेज पे, पेज नंबर 124 पे समरी देखिएगा। समरी का 6th पॉइंट है, उसको ज़रा देखिएगा। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की असल में डेफिनेशन है। जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको तब ये पॉइंट मार्क करवाया था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप पॉइंट नंबर 6 को अभी रीड करें मेरे साथ तो क्या मिलेगा, क्या पता चलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इन लीनियर मोशन। सिंपल सी बात, इट डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द मास बट ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तो उसकी आगे डेफिनेशन। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है, पहली बात तो ये कि इट not only depends on the mass but also the distribution of mass from the center of circle mr square पे डिपेंड करता है। सिग्निफिकेंस इसकी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? इसकी सिग्निफिकेंस में आप लिखेंगे कि यार ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का है हर जगह, हर सर्कुलर मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जिमनास्ट की बात करें, जो जिमनास्ट आपने देखे हैं या जो आइस स्केटिंग में आपने देखें कि वो घूम रहे होते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करने लगूँ। उसकी सिग्निफिकेंस असल में छुपी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। अब जरा सुनिएगा इसकी सिग्निफिकेंस क्या, फिर बताऊंगा। आपने लिखना है क्या, नोट्स में लिखा भी हुआ। इसकी सिग्निफिकेंस कुछ इस तरह से कि जब आइस स्केटिंग पे मौजूद कोई खातून या कोई आइस स्केटर घूमना शुरू करता है, व्हेन ही और शी हैज़ हर और हिज हैंड्स आर वाइड ओपन, आर्म्स आर वाइड ओपन, जब उस घूमने वाले के हाथ मुकम्मल तौर पे खुले होते हैं उस वक्त उसके घूमने की स्पीड कम होती है।
एंगुलर वेलोसिटी कम होती है। आई हैव एक्सप्लेन दिस पॉइंट अर्लियर, मैं इस पॉइंट को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज में इसकी सिग्निफिकेंस आई है तो मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ बंद करता है, हाथ बंद करने के बाद क्या होता है, यू हैव स्टडीड दिस पॉइंट, हाथ बंद करने के बाद क्या होता है, आपने पढ़ा था ना, आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। हाथ बंद करने के बाद रेडियस कम होता है, हाथ बंद किए, रेडियस कम हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट बैलेंस, वो उसको बैलेंस करने में, घूमने में, जितनी भी घूमने वाली एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी घूमने वाले स्पोर्ट्स हैं, उन सब में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस्तेमाल है। सिग्निफिकेंस है, इस्तेमाल बोले तो अहमियत, या सिग्निफिकेंस बोले तो अहमियत, उसकी सिग्निफिकेंस है इन ऑर्डर टू क्रिएट द बैलेंस, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द रोटेशन, इन ऑर्डर टू चेंज द रोटेशन, ये सारी उसकी सिग्निफिकेंस है। तो जिमनास्टिक्स में इसकी सिग्निफिकेंस है, फिर इसकी यू कैन से आइस स्केटिंग में इसकी सिग्निफिकेंस है, फिर यू कैन से इसकी सी डाइविंग में सिग्निफिकेंस है। सो इन ऑल द स्पोर्ट्स वेयर रोटेशन इज इन्वॉल्व, वहाँ पे ये इस्तेमाल होती है, वहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस है, और इट हेल्प्स द बॉडी टू बैलेंस, राइट। अगर मैं से आगे मूव ऑन करूँ, अगले स्टेप पे चलूँ, तो द नेक्स्ट थिंग इज the next question is what is meant by angular momentum, explain the law of conservation of angular momentum। मैं ये बात पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि what is meant by law of conservation of angular momentum। अगर इससे पहले आप बात करें what is meant by angular momentum, तो angular momentum कहते हैं L को, L is equals to R cross P। मैंने आपको डिफाइन करने का तरीका बताया था, मैंने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम को आसानी से एक सिंपल से तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, वो ये है, एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड लीनियर मोमेंटम। तो इसको अगर आप खोलें, एल इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ थीटा, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन लिखने के बाद इसका फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने के बाद ये नीचे वाला रिजल्ट लिखना है, और इसके बाद यू विल सिंपली राइट एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा साइन 90 इज ऑलवेज 1। सो एंगुलर मोमेंटम का एक ये वाला फार्मूला आपने लिख दिया। एंगुलर मोमेंटम का ये वाला फार्मूला लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने उस पूरे के पूरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, जिस तरह से मैंने आपको अटैम्प्ट करना सिखाया था। आपको याद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को अटैम्प्ट करना कैसे सिखाया था मैंने? अगर आपने लेक्चर सुना हो मेरा, अगर आपके पास नोट्स मौजूद हो, आपने नोट्स बनाए हो, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आप उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद आप बताएंगे व्हाट इज मेंट बाय आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के बाद उसका फार्मूला बताएंगे, फार्मूला बताने के बाद आप उसके एक्सप्लेनेशन में एक आध एग्जाम्पल देंगे। गॉट माई पॉइंट? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी जरा मार्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल ओ इज इक्वल टू एम वी आर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल ओ इज इक्वल टू एम वी आर। ये सवाल अगर आपको याद हो तो मैंने करवाया भी हुआ है, और ये मैंने करवा के कहा भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रा दोबारा देखिएगा ये सवाल कैसे होगा। सिंपली वी विल स्टार्ट फ्रॉम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अगर मैं इस सवाल को खोलना शुरू करूँ, इस सवाल की एक्सपेंशन की तरफ आऊँ, तो मैं ये जानता हूँ कि L इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी बोले तो आर पी साइन ऑफ थीटा। तो आई नो दैट हेयर कि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो मैंने भी आपको 1 मिनट पहले भी बात लिख के बताई। अगर मैं वैल्यूज उसमें पुट करूँ तो L इज इक्वल्स टू बन जाएगा आर पी साइन ऑफ 90। अगर पुट किया L इज इक्वल्स टू आर पी साइन 90 इज 1। अब आप जानते हैं कि जो P है दैट इज इक्वल्स टू V, mv। लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सो दिस एंगुलर मोमेंटम विल बिकम mvr। LO इज इक्वल्स टू mvr। LO मैंने क्यों लिख दिया, ऊपर तो लिखा नहीं, नीचे आखिरी स्टेप में O इसलिए लिख दिया बिकॉज O स्टैंड्स फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। LO स्टैंड्स फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। LO इज इक्वल्स टू mvr। गॉट इट? अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज डिस्क्राइब व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट टू ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ अराउंड इट। लें जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे एक स्लैश डाल के एक और सवाल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी एक्सेस का जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, ये जो एंड पे लाइन लिखी हुई अर्थ अराउंड इट, इसके आगे स्लैश डालें और एक और सवाल लिखें। वो सवाल लिखें डिफाइन क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। क्या लिखना है? डिफाइन क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। मैंने हमको शायद क्रिटिकल वेलोसिटी का टॉपिक मैंने 1-2 दिन पहले जो पढ़ाया था, मैंने वहाँ पे भी ये बात कही थी कि एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पे आ जाती है, एक बहुत बड़ी
गलती यहाँ पे आ जाती है कि जब बच्चे को सवाल पूछा जाता है कि जी डिफाइन क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, तो बच्चा कहता है कि भाई ये सवाल तो किताब में है ही नहीं, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी का सेपरेट कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ किताब में, क्रिटिकल वेलोसिटी की सेपरेट कोई हेडिंग नहीं बनी हुई किताब में। अब जब बच्चे के सवाल देखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, वो कहता है कि क्रिटिकल वेलोसिटी का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो क्रिटिकल वेलोसिटी को कुछ और ही लिखा था जो उसके जहन में आता है, क्योंकि उसको तो पता नहीं कि क्रिटिकल वेलोसिटी का कोई टॉपिक, कोई हेडिंग, कोई पॉइंट बना हुआ किताब में। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसके अगले पेज के ऊपर एक पॉइंट मैंने बताया था जहाँ पे मैंने कहा था कि v इज इक्वल्स टू √GR। मैंने कहा था इसमें वैल्यूज पुट करें तो वेलोसिटी की वैल्यू आती है 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड। मैंने कहा था ये कौन सी वेलोसिटी, अगर आपने मेरा लेक्चर सुना हुआ है, अगर तो आपके जहनों में मेरी बात जाती है, अगर तो आप जिम्मेदार बच्चे हैं तो ज़रा बताइएगा मैंने क्या कहा था इस पॉइंट को, इस वेलोसिटी के बारे में क्या कहा था। मैंने कहा था इट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। दोबारा पढ़ देता हूँ, इट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी अर्थ के सरफेस के इंतहाई करीब कोई सैटेलाइट अगर उड़ना चाहती है किसी ऑर्बिट में, तो उसकी कम से कम ये वेलोसिटी होनी चाहिए, और इसी वेलोसिटी को कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो अगर ये सवाल नंबर 6 जब आपके पेपर में आएगा, चाहे तो वो ये स्टेटमेंट लिखी हो आपकी जो किताब में लिखी है, चाहे तो ये लिखा हो कि डिफाइन क्रिटिकल वेलोसिटी, आपने शुरू ऐसे ही करना। कैसे शुरू करना? आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी की। हेडिंग डालने के बाद आप क्या लिखेंगे? हेडिंग डालने के बाद आप क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर मैंने डेफिनेशन तेज़ बोल दी, बिकॉज आई नो आई स्पीक लिटिल फास्ट, तो अगर तो मैंने डेफिनेशन तेज़ बोल दी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के टॉपिक पर नेक्स्ट पेज पे बॉटम पे की डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने आपको डेफिनेशन पहले भी मार्क करवाई थी, पहले भी लेक्चर में मार्क करवाई थी। तो अगर मैं कोई चीज़ जल्दी में बोल के निकल जाता हूँ तो मैं इसलिए बोल के निकलता हूँ बिकॉज आई नो दैट कि ये मैंने पहले चीज़ मार्क करवाई हुई है। सो यू शुड नॉट मिस एनी लेक्चर, ठीक है? उम्मीद है कि तुम तक बात पहुँच रही है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखी, क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखने के बाद वो नीले रंग का जो फार्मूला लिखा हुआ है v इज इक्वल टू √GR, डायरेक्ट फार्मूला लिखने को प्रूव करने की जरूरत नहीं, v इज इक्वल टू √GR, g की वैल्यू पुट की, r की वैल्यू पुट की, सॉल्व करके वैल्यू निकाल दी 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो जब ये वैल्यू निकालोगे तो साथ लिख दोगे इट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल सिचुएशन, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। इंतहाई सिंपल था सवाल। सवाल क्या है जी कि आप बताएं कि जी आम कंडीशन में, सिंपल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है। मैंने आपको बता चुका था, मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया तो मैंने बताया था कि अगर तो एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, ज़रा देखिएगा। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे आएगी? सपोज कर लीजिए कि दिस इज़ द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में इस तरह एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। ये पहले इस पॉइंट पे थी P पे, फिर मूव करती करती P डैश पे आ गई और पूरे के पूरे सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, पूरे के पूरे सर्कल का चक्कर काट रही है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या? मैंने कहा था इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड की जा सकती है बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने हाथ में कुछ उस तरह से पकड़ो कि आपकी कर्ल ऑफ द फिंगर, देखो एंटी क्लॉकवाइज बॉडी घूम रही है ना, तो मेरी हाथ की उंगलियां भी एंटी क्लॉकवाइज कर्ल होनी चाहिए। द कर्ल ऑफ माई फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन द थंब ऑफ माई राइट हैंड शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। याद रखो एंगुलर वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो एंगुलर मोमेंटम की है। एक बात बस जहन में बिठा लो, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी दे आर पैरेलल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज पैरेलल टू एल, एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही पैरेलल होते हैं जिस तरह किसी सीध में स्ट्रेट लाइन में चलती हुई बॉडी के लिए वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम पैरेलल होते हैं। जैसे कि लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी पैरेलल है, वैसे ही सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी आपस में पैरेलल है। गॉट माय पॉइंट?
अच्छा जी, इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? क्वेश्चन नंबर 8, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा इसको मार्क कर दीजिए। सवाल नंबर 8 है, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग, यूज योर एक्सप्लेनेशन टू पॉइंट आउट वाई ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स टू बी वेटलेस अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। लो जी, सवाल क्या है जी? ये सवाल है कि जी बताएं भाई, सैटेलाइट वाई दे अपीयर्स टू बी फ्री फॉलिंग, वाई दे अपीयर्स टू बी वेटलेस। ये वही सवाल है जो कि मैंने आपको वेटलेसनेस और ग्रेविटी फ्री सिस्टम वाले टॉपिक में सेंटर में मार्क करवाया था। आई गेस परसों के लेक्चर में करवाया था, और मैंने कहा था कि सवाल लिख लें। ऊपर सवाल लिखवाया था कि जी वाई सैटेलाइट अपीयर्स टू बी वेटलेस। सफ़ा नंबर 118 पे मैंने मार्क करवाया था, सेकंड पैराग्राफ के मिड में। ये वही सवाल है। ये वाला सवाल आपने जो सफ़ा नंबर 118 पे लिखा हुआ है, ये लिखने के बाद आपने क्या लिखना है? ये लिखने के बाद आपने लिखना है कि व्हेन, डेरिवेशन ज़रा देख लीजिएगा, व्हेन, बताता हूँ ये मैं क्यों करवा रहा हूँ। व्हेन, हाय कितने गया, when body orbit around earth, जब कोई भी बॉडी अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करती है तो हम कहते हैं कि वो फ्री फॉल कर रही है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी। ऑर्बिट कर रही है तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स तो यकीनन मौजूद है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर नहीं घूम सकती, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो जाती है उसके वेट के। वेट बोले तो mg के। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट करूँ, mv² इज इक्वल्स टू mg, तो ये कट के g बन जाएगा v²/r। अगर आप इसे कह दीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, इफ़ यू कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और आप ये भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स AC वो v²/r होती है, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स वाली एक्सेलरेशन वो भी v²/r है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो भी v²/r के इक्वल निकल रही है। तो यहाँ से एक बात आप इजीली जज करके बता सकते हैं कि हियर द एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगी, दैट मीन्स, ये आपने साबित कर दिया, दैट मीन्स बॉडी इज फ्री फॉलिंग। आप साबित कर चुके हैं कि वो बॉडी फ्री फॉल कर रही है, क्योंकि जिस बॉडी की भी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, तो आप कहते हैं कि वो बॉडी फ्री फॉल कर रही है। कॉट माय पॉइंट बच्चों? उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे कदम चलते हैं, लेट्स मूव वन स्टेप फॉरवर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन व्हाई मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ मूविंग बाइसिकल, इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई। आज भी बारिश हुई, उम्मीद है कि जिस दिन लेक्चर प्ले होगा उस दिन भी बारिश हो, अल्लाह करे मौसम अच्छा हो। तो बारिश में एक बहुत कॉमन फिनोमेना आपने देखा, बारिश में बहुत कॉमन फिनोमेना देखने को मिलता है कि अगर तो आप बाइक चला रहे हैं, अगर तो आप बाइक राइडर हैं, तो यकीन कीजिए बारिश में अल्लाह ना करे कि आपके सामने भी एक बाइक वाला आ जाए और उसकी पीछे से वो मड गार्ड ना लगा हो। व्हाट विल हैपन, क्या होगा? आपके कपड़े सारे के सारे मड से, कीचड़ से भर जाएंगे, और यकीन करेंगे फिर आप उसे इतनी दुआएं दे के जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप क्या दे के जाएंगे? अब इन दैट सिचुएशन होता क्या, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि किस डायरेक्शन में मड फ्लाई करती है, और जिस डायरेक्शन में मड फ्लाई करती है उस डायरेक्शन में क्यों करती है। 2 सवाल पूछे मैंने कि जब कीचड़ ज़मीन पे पड़ा हो, जब उसमें से टायर घूम के जाता है तो किस डायरेक्शन में वो मड उड़ती है, किस डायरेक्शन में वो कीचड़ फेंकती है, और जिस डायरेक्शन में भी फेंकती है उसमें क्यों फेंकती है। तो ये बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, यू हैव सीन इट। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो इट विल बी विजिबल टू यू, यस इट विल बी विजिबल टू यू। सपोज कर लीजिए कि ये आपकी बाइक का टायर है जो कि इस तरह से रोटेट कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है।
आप आगे की तरफ जा रहे हैं, तो जितनी भी मड है इट विल बी फ्लाइंग फ्रॉम दिस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, ऐसे ही है ना, ऑल द मड विल बी फ्लाइंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसा ही है। वाई द मड फ्लाइज इन दिस स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसकी रीज़न है एक ही चीज़, इसकी रीज़न है वी टी बोले तो टेंजेंशियल वेलोसिटी। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो हर पॉइंट पे उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलॉन्ग द टेंजेंट होती है। अब ज़रा इस एग्जाम्पल को 1 मिनट के लिए छोड़िएगा और मेरी बात का जवाब दीजिएगा कि जब आप वो धागे के साथ पत्थर बांध के हवा में घुमा रहे थे, अचानक जब धागा टूटता है तो क्या पत्थर घूमता रहता है? नहीं, पत्थर फॉर एग्जांपल ऐसे घूम रहा था, जिस पॉइंट पे टूटेगा, टूटते स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अलॉन्ग द टेंजेंट है, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन है। इसी तरह कि जब टायर मड में रोल करता है, टायर मड में चलता है, मड स्टिक्स टू द टायर, जैसे ही मड टायर को चिपकती है, टायर आगे की तरफ जाता है, वो कोहेसिव फोर्स, वो एडहेसिव फोर्स कमज़ोर हो जाती है। उसके कमज़ोर होने के साथ ही दैट मड फ्लाइज ऑफ इन द डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल। तो इस पॉइंट पे जो सर्कल का टेंजेंट बनता है वो यही लाइन है। जिन बच्चों को टेंजेंट का पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को टेंजेंट का नहीं पता तो आज मैं ये बता ही देता हूँ। टेंजेंट कहते हैं ऐसी लाइन को जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करे। मिसाल के तौर पे इस पॉइंट का टेंजेंट क्या होगा? ये इस पॉइंट का टेंजेंट क्या होगा? ये इस पॉइंट का टेंजेंट क्या होगा? ये ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करे, दैट लाइन इज कॉल्ड एज टेंजेंट लाइन, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में टैन कहते हैं। मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, बायो वाले बच्चे भी उम्मीद सुन रहे होंगे तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ज़हन में रख लें कि ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करे और सीधी निकल जाए, दैट लाइन इज कॉल्ड एज टेंजेंट लाइन। सो इस पॉइंट पे जो मड की वेलोसिटी होती है वो अलॉन्ग द टेंजेंट होती है। सो याद रखिएगा, मड विल ऑलवेज फ्लाइज ऑफ इन अ टेंजेंट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द लीनियर वेलोसिटी, i.e. such that linear velocity is always along the tangent towards circle। ठीक है, सो यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म करते हैं। वी हैव गॉट 3 to 4 more questions, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। और फिर उसके बाद हम जो है अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर लेके आएंगे बात को, अपने न्यूमेरिकल्स की बात ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। 1 लेक्चर या 2 लेक्चर जितने पॉसिबल हमें हो सके, उनके बाद लेक्चर्स 2 ही लगाने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि 2 लेक्चर्स के बाद हमारे चैप्टर नंबर 5 का चैप्टर क्लोज हो जाए, चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। सो यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।